अच्छा, स्टार्ट करते हैं दोबारा। कौन सी साइड पे थे हम लोग? मैम हम यूट्राइन प्रोलैप्स डिजीज पे थे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये खुला हुआ है। यस यस। ठीक हो गया। अच्छा, यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या हो रहा है कि हमारे जो यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हमारा यूट्रस की अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पा रहा और अब वो नीचे ड्रॉप हो रहा है। ये पिक्टोरियली दिखा रही थी कि ये यूट्रस किस तरह बाहर प्रोट्रूड कर रहा है। सिम्टम्स इसमें क्या आएगा? यूरिनरी प्रॉब्लम होगी, इनकॉन्टिनेंस होगी, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा, यूरेथ्रा भी हमारा अफेक्ट हो गया, ज़ाहिर पोजीशन एनेटमी सबकी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी ब्लैडर की भी। तो इनकॉन्टिनेंस होगा, कंट्रोल नहीं होगा। और स्पेशली ये प्रॉब्लम्स कब आएंगे? जब फीमेल कफ करेगी या हैवी वेट कोई ऑब्जेक्ट उठाएगी, या वो लंबे अरसे तक खड़ी होगी, जब भी ये चलेगी, स्ट्रेट्स करेगी, जो भी जहाँ पे पेल्विक मसल्स हमारे यूज होते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। नहीं, प्रेशर फील होगा, यूरिनरी उनका यूरिन उनका वॉइड हो जाएगा। तो ये फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में इसकी भी दो है, पैस्टरीज है और सर्जरी है। ना इसमें ना अ, जिस तरह की हमने पहले आपको डिवाइसेस दिखाए थे ना, सिलिकॉन के और प्लास्टिक के, वो हम वो फीमेल के वजाइना के अंदर उसके यूट्रस के ऊपर रख के, उसमें मेरे ख्याल से पिक्चर लगी है। तो मैम उसको ना, इसके कॉसेज तो बता दें। इसके कॉजेज यही हैं। स्ट्रक्चर एज की वजह से, पैरिटी, अगर आप डिजीज बुक से पढ़ेंगे ना, ये बहुत शॉर्ट से लिमिटेड सी है। इसमें यही रीजन होता है कि फीमेल बहुत ज्यादा एज है, उसने बहुत सारा कंसीव किया हुआ है, यानी कि उसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है ना, वो ही बहुत वीक हो गया। बाय द एज 5 to 10% फीमेल है जिनमें ये यूट्राइन प्रोलैप्स का सीन आ जाता है। 5% है मेरे ख्याल प्लीज से। क्या होती है? हाँ पैस्ट्रीज। जी। कि हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स वीक हो रहे हैं, एज की वजह से हो रहा है, किसी सर्जरी की वजह से हो रहा है, बार बार लेबर में जाने की वजह से हो रहा है, पेल्विक की किसी किस्म की सर्जरी की वजह से हो रहा है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अपना जैसे काम छोड़ेंगे, ये हमारा यूट्रस नीचे प्रोलैप्स करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग मैम प्रिवेंट। कुछ नहीं। ओके। अच्छा, इम्प्लीमेंट, अगर कोई क्वेश्चन है तो एंड पे ले लेंगे। इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होगा कि अभी पेशेंट को हुआ नहीं है, तो हम फीमेल को कहते हैं कि आपने अपनी एक्सरसाइज पैस्ट्रीज क्या मेंटेन होती रखनी है? है, हेल्दी डाइट रखनी है। हाँ जी, हेल्दी डाइट रखनी है अपनी मैम अपनी पैस्ट्रीज क्या होती है? आवाज नहीं आ रही? क्या कह रही हैं आप रिमशा? मैम बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में कि हमने उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बतानी, फीमेल को हेल्दी डाइट रखनी है, कॉन्स्टिपेशन से बचाना है अपने आप को, अपने फाइबर्स आपने लेने हैं ताकि आपको इस तरह के इश्यूज ना आए। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में जिस तरह आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि जो सर्जरी होगी जिसमें, अच्छा दो इसकी सर्जरी में क्या होता है, प्रोलैप्स है ना, तो ये जो इसका यूट्रस है ना, इसको स्टिच कर देते हैं वापस इसकी पोजीशन में जाके। एक ये सर्जरी होती है, और एक सर्जरी होती है कोलॉप्सी, मैंने एंड एंड पे किया था। उसमें क्या होता है कि हम जो वजाइना की जो ओपनिंग है ना, हम उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, वजाइना की ओपनिंग को स्टिच कर देते हैं, कि ये हम सर्जरी करते हैं। दूसरी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है कि जो यूट्रस होता है ना, उसको हम अपनी जगह पर वापस उसकी एनाटमी में उसको स्टिच कर देते हैं। तो ये क्या है, हमारी दो हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट है। और पैसेज भी हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि हमको फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है वो हम प्लेस कर देते हैं ताकि यूट्रस अपनी जगह पे होल्ड करे। ठीक मैम है, हम यूट्रस को रिमूव क्यों नहीं कर देते? यूटर्स अगर बहुत एज की 40-50 की फीमेल है ना, तो फिर हम रिमूव कर देते हैं, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जिस तरह यंग फीमेल है, फिर उसमें हम फौरन हिस्टेक्टोमी की तरफ नहीं जाते हैं। तो उसमें भी ये है कि यस अगर माइल्ड स्टेज है तो पैसेज से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये है कि अगर हम मैम। उसको होल्ड कर सकते हैं तो वो वाला काम करते हैं, एंड देन वी मूव यस टुवर्ड हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी में यस ये होता मैम, है। वो तो हमने पढ़ा है ना कि एज ज्यादा होने की वजह से ये हो रहा है, इसलिए मैंने कहा हाँ कि जी, डायरेक्ट फिर सर्जरी कर देते हैं। एग्जैक्टली। मैम आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? ठीक है। हाँ तो जी। जो 30s वाली फीमेल्स हैं, उन लोगों में भी हो सकता है, जो मल्टी पैरस होती हैं, जो बार बार प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो उनमें भी ये इश्यूज आते हैं। तो उसमें फिर हम हिस्टेक्टोमी की तरफ नहीं जाते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास थर्ड डिजीज है विच इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से हमारा ओवरी से हमारा ओवम रिलीज होता है, यहाँ से यूट्रस के थ्रू हमारा स्पर्म आता है, इन्होंने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करनी होती है, एंड देन वो जो जाइगोट है वो ट्रेवल करता है टू यूट्रस और वहाँ वो इम्प्लांट होता है, वहाँ वो ग्रो करता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ड्यू टू सम रीजंस जो कि वी विल डिस्कस नाउ, हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो हमारी मोस्टली फेलोपियन ट्यूब में या अदर देन हमारे जो यूट्रस है वहाँ पे वो हमारा जो जाइगोट है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रिजल्ट्स when a fertilized egg implant outside the uterus. About 1 to 2% ऑफ प्रेगनेंसीज आर एक्टोपिक। ठीक है। और ये बहुत पोटेंशियली डेंजरस होती हैं और ये अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज भी नहीं हो पाती कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, ये भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही भी जो फीटस है वो ग्रो हो रहा है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक हमारा रिस्क फैक्टर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैम ऐसे भी पता एंडोमेट्रियोसिस है। चल जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है सॉरी। अगर अगर जो जाइगोट है वो कहीं और जाके इम्प्लांट हुआ है और वो ग्रो कर रहा है तो हमें प्रेगनेंसी शो होती है। अल्ट्रासाउंड करते हैं नॉर्मली जब फीटस का साइज बहुत छोटा होता है, तो फिर अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू मतलब अर्ली कुछ मंथ्स में तो नहीं, अर्ली फॉरन से नहीं पता चलता, इसलिए इसलिए होता है कि ये ग्रो करता है, फीमेल पेन की वो करती हैं कि जी हमें पेन फील हो रहा है, और फिर जब वो विजिट्स करती हैं डॉक्टर के पास तो फिर ये डायग्नोज होती है कि जब उसका साइज ज्यादा ग्रो होता है या अक्सर रप्चर भी हो जाता है। लोपियन ट्यूब का साइज इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, ज्यादा अगर वो ग्रो करता है फिर वो रप्चर भी हो जाता है। तो बेसिक डायग्नोस्टिक फाइंडिंग अल्ट्रासाउंड से, अगर हिस्ट्री से भी पेशेंट की, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट हो जाती है। मैम जो स्टार्टिंग वाले 3 डेज होते हैं तब तक तो इतना यानी कि कोई मेजरली जो खवातीन है वो नहीं इतना करती और लेकिन उन्हें ये पता होता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। अच्छा, क्वेश्चंस हम एंड पे लेंगे, पहले हम डिजीज खत्म कवर कर लें, आप लिख लें, आप ना नोट डाउन कर लें, तो ये हम डीएम में कर लेंगे, हम एंड पे कर लें ताकि डिजीज हमारी सारी कवर हो जाए। ठीक है, अभी हमें टाइम बच जाएगा तो फिर हम वरना ले लेंगे। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। गुड, हो गया, वेलकम। अच्छा, हमारी जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर है ना, उसमें यही आ रहे हैं कि कोई कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक की आपके डिजीज है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस हुआ हुआ है। अच्छा, आईयूडी का क्या होता है कि आईयूडी एक डिवाइस होती है फिजिकल, ये हम जो फीमेल इम्प्लांट करती है की, मेरे ख्याल से मैंने खोली हुई है पिक्चर ना, नहीं पेज बंद हो गया। एक मिनट में दोबारा स्लाइड शेयर करती हूँ। WPS नहीं चाह रही हूँ मैं। हाँ, बस खुल गया। हाँ नहीं, वो उसका इशू आ रहा है, 55 हो गया है। हाँ बस ठीक है। अच्छा। अच्छा, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन, ये लैपटॉप का थोड़ा इशू हो गया था। अच्छा, टॉपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट ये नहीं होता कि अगर वहाँ पे बेबी डेवलप कर रहा है, फीटस जो है हमारा, हम उसको सेव कर सकें या उसको वहां से रिमूव करके यूट्रस में इम्प्लांट कर लिया, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। तो ये हमारी जो प्रेगनेंसी हो रही होती है फीमेल की, ये वेस्ट जाती है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन वेदर डायग्नोसिस इज कंक्लूसिव, द साइज ऑफ द एम्ब्रियो एंड वेदर द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेन, इंटरनल ब्लीडिंग। यानी डिपेंड करता है ना कि अभी उसका साइज कितना ग्रो हुआ फिटस का, वो रप्चर तो नहीं हुआ, अभी वो किस स्टेज पर है। अब उसको सर्जरी के थ्रू नॉर्मली लेप्रोटमी करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं प्रेगनेंसी को। ठीक है, साइन सिम्टम में इसका यही एब्डोमिनल पेन होगी, टेंडरनेस होगी। ठीक है। और ट्रीटमेंट में लेप्रोटमी, लेप्रोटमी बेसिकली एब्डोमिनल जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है उसमें जो कट लगाते हैं और फिर उसके सारे ऑर्गन्स ओपन करते हैं और फिर अपना जो भी प्रोसीजर करना होता है, तो बेसिकली उससे कहते हैं। अच्छा।
तीसरी हमने डिजीज पढ़ी है टॉपिक प्रेगनेंसी, वो शॉर्ट से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इतना ज्यादा इनसे नहीं आता, बस इसमें ये नहीं है कि आपको अलग से नर्सिंग मैनेजमेंट आएगी, अलग से मेडिकल मैनेजमेंट आएगी, या HN1 में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन ये हमने करना ही शॉर्ट से ही है, हमने इसको देखना सबको। ठीक है, वेजाइनल फिस्टुला। अच्छा फिस्टुला है ना, अच्छा वेजाइनल फिस्टुला, अच्छा वेजाइनल फिस्टुला बेसिकली होता है, फिस्टुला बेसिकली कहते हैं कि दो होलो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, दो होलो स्ट्रक्चर्स हैं और वो दोनों आपस में कनेक्ट हुए हैं थ्रू अ केनाल, या एक आप कह सकते हैं एक पैसेज के थ्रू। जिस तरह यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारे पास वेजाइना है, और ये दोनों नॉर्मली नहीं कनेक्ट होते, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जब भी हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में एक पाथवे बन गया। ठीक है, अब ये चूंकि वेजाइना में है तो ये वेजाइनल फिस्टुला है, अगर ये एनल में होता तो ये एनल फिस्टुला होता, लेकिन अभी फिलहाल जब डिस्कस करेंगे वो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो ये इज अ पाथवे बिटवीन टू होलो ऑर्गन्स। ठीक है, उसकी एटियोलॉजी क्या है, abnormal ओपनिंग बिटवीन वेजाइना एंड अदर ऑर्गन, कंजेनिटली भी हो सकता है, यानी बाय बर्थ उनके इस तरह की फिस्टुलास बने हुए हैं, लेबर की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, यानी जो फीमेल प्रेगनेंसी में बार बार जाती है और प्रेशर की वजह से कोई इंजरी होती है और टीयर्स बनते हैं, लेसरेशंस होती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के कट्स लग जाते हैं और उसके बाद ये पैसेज बन जाता है। ठीक है, इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रेडियोथेरेपी, क्योंकि रेडियोथेरेपी में भी बेसिकली सेल डिस्टर्ब होते हैं, कार्सिनोमास में, ये सारी हमारे क्या है रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा वेजाइनल फिस्टुलाज हो सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो गया, अब ये देखिए एक अंडरस्टूड सी बात है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, यूरिन स्टोर करना है और फिर बाद में यूरेथ्रा से वॉइड कर देना है इसको बाय, और वेजाइना का हमारा एक अपना फंक्शन है, अगर ये दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हो गए हैं तो इनके आपस में जो भी इनकी सिक्रीशन होंगी, जो लिक्विड होंगे वो आपस में एक्सचेंज होंगे, तो वही वाला काम होगा। अगर यूरिन, यानी कि अगर वेजाइना का, आगे हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, अगर वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर का आपस में फिस्टुला बना हुआ है तो जो हमारा यूरिन है ना, जो वो वेजाइना के थ्रू भी हर वक्त थोड़ा थोड़ा मतलब इनकॉन्टिनेंस उसमें आ जाएगी, वॉइड होता रहेगा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि इनसे स्मेल आती है, हर वक्त डिस्चार्ज होता है, कपड़े गीले होते हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता कि बहुत ज्यादा इशू हो, लेकिन फिर भी वो पेशेंट के लिए काफी डिस्गस्टिंग एक एक्सपीरियंस होता है कि काफी माइनर से वो जो फिस्टुलाज होते हैं जिसकी वजह से इस तरह चीजें आती हैं, फ्लैटस का प्रॉब्लम आता है। अच्छा ये ना कुछ नेम्स है फिशुलास के, ये आप लोगों ने ध्यान से सुन लेने हैं। जब वेजिको यूट्राइन फिशुला, ये वाला हमारा वेजिको यूट्राइन है, इसमें क्या है, हमारा जो ब्लैडर है और जो हमारा यूट्रस है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन पाथवे बना है, जो कि हमें कहते हैं वेजिको यूट्राइन फिशुला। जो हमारा सेकंड है ना, दैट इज वेजिको वेजाइनल, वेजिको वेजाइनल फिशुला, जो हमारी वेजाइना और हमारे ब्लैडर के दरमियान में बना है। तीसरा है हमारे पास यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, जो हमारा यूरेथ्रा है और जो हमारा वेजाइना है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो पैसेज बना है, ये थर्ड वाला, ये हमारा यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टुला, और जो हमारा फोर्थ वन है वो है हमारा रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वन है। अब फोर्थ वन में क्या होगा, जो रेक्टम वाला है इसका कनेक्शन आ रहा है टू वेजाइना। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने याद कर लेने, वेजिको यूट्राइन फिस्टुला, वेजिको वेजाइनल फिस्टुला, यूरिथ्रो वेजाइनल फिस्टुला और रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, अच्छा ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है जिस तरह मैंने आपको उर्दू में बताया कि वेजिको वेजाइनल फिस्टुला है। ठीक है, बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजाइना सर्विकल फिस्टुला। अच्छा एंटेरो, ये हमारी बुक में नहीं है, एंटेरो वेजाइनल फिस्टुला बिटवीन इंटेस्टाइन एंड वेजाइना, लेकिन अगर यहाँ पे भी फिस्टुला बन जाता तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और रेक्टो वेजाइनल पहले बता दिया, रेक्टम और वेजाइना का, ये उसी की पिक्टोरियल एग्जाम्पलेशन है। अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है ना, अब देखो, अगर हमारा यूरिन, ये जो हमारा यूरेथ्रा है, इसका यूरिन अगर वजाइना में जाएगा, या हमारा रेक्टल के जो हमारा मैटर है वो हमारे वजाइना में जाएगा, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो हमारी इन्फेक्शन कॉज हो सकती है, और इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगी पेशेंट को, तो उसके लिए हमारा एंटीबायोटिक का शॉर्ट, मतलब एंटीबायोटिक का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो हम लोग हमारा कंटिन्यू होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, प्रोटीन हमको हाई डाइट देंगे, इंक्रीज विटामिन सी, सर्जरी है, सर्जरीज में क्या होता है कि जो फिस्टुलाज होते हैं ना, यानी जो ओपनिंग्स होती हैं, जिस तरह ये वाली ओपनिंग्स है, इनको सर्जिकली रिपेयर करते हैं। जो थ्रेड्स होते हैं उनको कुछ थ्रेड्स होते हैं, उनको थ्रेड्स को अंदर डालते हैं होल्स के अंदर, उसको बंद बंद करते हैं कि ये जो डिस्चार्ज है और जो एक डिस्कम्फर्ट सी सिचुएशन बनी हुई है पेशेंट के लिए, ये ना बने।
मैम प्रोटीन क्यों देंगे? अच्छा, प्रोटीन अब अगर प्रोटीन बेसिकली इसीलिए देंगे ना कि अगर जिस तरह कोई डैमेज है इनका तो वो प्रोटीन से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अगर ऑलरेडी डैमेज है उसके बाद डाइट में भी प्रोटीन कम है तो प्रोटीन हम पेशेंट को साथ देंगे। और कॉन्स्टिपेशन से मैम बचाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और हाई फाइबर भी देते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो फिर ये जो फिशूलाज हैं ये और डिस्टर्ब करते हैं, यानी आपके प्रेशर ओवर एक्सर्ट होता है और इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो और डिस्टर्ब होते हैं। मैम एक तो फिस्टूला बन गया, हमें तो चाहिए कि हम ऐसा करें कि उसको यानी कि ये फीसिस वगैरह या इस तरह का उसका मटेरियल कम बने, हम उसे और प्रोटीन डाइट दे रहे हैं। नहीं, प्रोटीन का डायरेक्ट किसी से ऐसा कोई नहीं है, खाना तो उसने खाना है, उसने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, उसने और इससे प्रोटीन से बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हमारा डैमेज हुआ है ना, अगर फिस्टूला बना हो, प्रोटीन बेसिकली हमारी सेल की बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है। तो प्रोटीन अगर जिस तरह इन्फेक्शन भी हो रही है, जिस तरह रेक्टल का जो मटेरियल है वो वेजाइना में जा रहा है, इस तरह की या यूरिन हमारा जा रहा है वेजाइना में, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो आपने एनाटॉमी फिजियो में पढ़ा था कि जो रोल ऑफ प्रोटीन है इन हीलिंग, तो वो प्रोटीन उसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन के चांसेस है उसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हेल्दी प्रोटीन है। ठीक है, तो जो डैमेज वगैरह हुआ है उसके लिए हम प्रोटीन डाइट देंगे। और बाकी कीगल सही हो। एक्सरसाइजेज आप लोगों ने पढ़नी है, ये बुक से ना आपने ये सारा टॉपिक रीड करना है कल। और कल जब हम स्टार्ट करेंगे ना सुबह, हमने इससे थोड़ी थोड़ी डेफ ज्यादा इसमें से कुछ नहीं करना, आपने ब्रेन में आपको कंसेप्ट होना चाहिए ये चीज क्या है, मतलब कॉज क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट से इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने रीड सारी करनी है। ठीक है। मैम और मैम मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि ये जो हमारे ब्लैडर यूट्रस के ऊपर वाले मसल्स जो हैं ये वीक हो जाते हैं हम्म और यहाँ पे कोई सर्जरी हुई है या लाइक एक फीमेल है उसके सजेरियंस बहुत ज्यादा हुए हैं लाइक हम्म 3 to 4, हम्म। उसमें कॉमन है या जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं नहीं, उनमें नॉर्मल भी डिलीवरी इसका? की वजह से सिजेरियन की भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जो मेजर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, अब ये जो रेक्टोसील्स और हमने यूट्राइन प्रोलैप्स पढ़ा है, ये इसकी रीजन यही होती है कि जो लेबर में जो प्रेशर पड़ता है ना, पेल्विक जो पेल्विक फ्लोर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है फीमेल का ड्यूरिंग लेबर, उसकी वजह, और स्पेशली इसमें भी, और जब बेबी की जब डिलीवरी होती है उसका जब हेड जब वहां से वेजाइना के थ्रू से गुजरता है उसका साइज बड़ा होता है, तो फिर जो अंटीरियर पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो बेसिकली सी सेक्शन की ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ज्यादा लेबर की है। ठीक है, अपनी ओके फ्रेंड्स थैंक। वगैरह को बोलने के लेक्चर्स अपने टाइम पे लेना है, पार्टिसिपेंट कम है। कितने किस किस कॉलेज के सेंड अप्स हो रहे हैं? मैम लेप्रोटमी क्या होती है? हाँ जी, लेप्रोटमी क्या होती है? अच्छा, लेप्रोटमी ना एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है ना, जिस तरह ये मैंने पिक्चर निकाली है, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि गूगल से दिखा देती हूँ। उसमें जो दिखाई देती हूँ आप लोगों को, तो उसमें बेसिकली कट पूरे एब्डोमिनल वॉल का कट सर्जन लगाता है, उसके बाद सारे हमारे जो एब्डोमिनल जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और फिर वो सर्जरीज करते हैं। मोस्टली जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं ना वो यस लेप्रोटमी के मैम ये थ्रू होते हैं। पूरा। हाँ जी। यस मैम ये पूरा उधर ऊपर जहाँ से हमारा डायाफ्राम है ना एंड होता है वहां से हाँ जी। ये होता है स्टार्ट, और यानी कि लास्ट तक लोअर एब्डोमेन तक पूरा कट लगा देते हैं। और हाँ मैम क्या जी। ये लेप्रोटमी के लिए ये लफ्ज जरूरी है कि वो सारा ही ओपन किया जाए या फिर थोड़ा सा कट भी हम लेप्रोटमी में ही कंसिडर करते हैं, एब्डोमिनल कट? एब्डोमिनल वॉल की कट को बेसिकली कहते हैं लेप्रोटमी, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं। ख्वाह वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, होती वो नहीं, इसमें फिर लेप्रोटमी मेजर है। और माइनर सर्जरीज आ रही है ना, कि मेजर में बहुत ज्यादा बड़ा कट लगेगा, माइनर में थोड़ा कट लगेगा, तो उसमें फिर वो आगे जब उसके आगे टाइप्स आएंगे। मैं वैसे जब मैंने ओटी में काम किया था ना तो वो जब यानी सारा खोलते हैं ना तो उसी को ही हम कहते थे कि लेप्रोटमी हाँ हो रही जी, है। एब्डोमिनल वॉल को कट तो करते हैं तो वो लेप्रोटमी है। ठीक है। तो ओके। ओके। और कल आप लोगों ने सबने बुक से पढ़ के आना है, अटेंडर्स को एक स्क्रीनशॉट बच्चा ले ले, जो जो बच्चे प्रेजेंट हैं, इन बच्चों से स्पेशल सुनना है जिन्होंने आज सुनना है। ठीक है, कल जी अच्छे जी। से बुक का टॉपिक पढ़ के आना है, और क्वेश्चन आंसर कोशिश करें एंड पे किया करें, ताकि लेक्चर्स के दौरान अगर एक बच्चे को किसी अगर ऑफ टॉपिक मोस्टली कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी लेक्चर से कंसर्न है या जो भी है, उसको हम एंड पे रखेंगे, ताकि एक तब हम कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ले लें सारा, उसके बाद फिर हम एंड पे क्वेश्चंस करें, ताकि सबको उस चीज में ना हो। ठीक है, ओके मैम। अभी मीटिंग एंड करते हैं, लेक्चर का टाइम ऐसे भी ओवर होने लगा है। थैंक ओके जी, अल्लाह हाफिज, और पढ़ के आना कल आप सबने।
ओके अल्लाह जी। हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।